Bismillahirrahmanirrahim. Today going toward the third period elements. कुछ प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़े थे और आज कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हैं, एंड दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड. अच्छा देख ले, मेल्टिंग है या बॉइलिंग पॉइंट है, इसका कम होना या ज्यादा होना दे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द एलिमेंट्स. नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करता, यानी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स on the strength of bond. बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज, चूंकि मोस्टली यहां पे सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर देयर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता, फोर्सेस. अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर जगह पे इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते. बाज औकात मेटालिक बॉन्ड होते हैं, बाज औकात प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बाज औकात प्योरली आयनिक बॉन्ड होते हैं. लेकिन यहां पे जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो हम साथ में पढ़ेंगे कि यहां पे कौन से नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है इन स्पेसिफिकेशन देन द बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट बाज औकात मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है नंबर वन नेचर ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड की नेचर पे डिपेंड करता है. बाज़ औक़ात डिपेंड करता है टाइप ऑफ पीकिंग पे डिपेंड करता है. टाइप ऑफ पेकिंग कि एक सॉलिड या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कौन सा पेकिंग हो रहा है. पेकिंग की मुख्तलिफ किस्म है, लेकिन दो केस में बाज औकात टाइट पेकिंग हो जाती है जिसको हम क्लोज पेकिंग कहते हैं, समझिए, और बाज औकात इतना टाइट पेकिंग नहीं होता. तो जितना पेकिंग टाइट होता है उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है. अब पेकिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोज पेकिंग है तो क्लोज पेकिंग के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म के पेकिंग आ जाते हैं. बाज़ औकात यही क्लोज पेकिंग बड़े साइज के एटम के दरमियान हो जाता है, और बाज़ औकात क्लोज पेकिंग छोटे एटमों के दरमियान हो जाता है. जिस तरह के अगर ये दीवार है, दीवार को हम ईंट से भी पैक कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, और यही दीवार को हम ब्लॉक से भी बना सकते हैं. तो ब्लॉक का पीकिंग और ईंट का पीकिंग, चूंकि पीकिंग स्टाइल दोनों का एक जैसा है, लेकिन इसके साइज में फर्क है तो पीकिंग भी डिफरेंट हो जाती. और ईंट का जो पीकिंग है, चूंकि ईंट का साइज छोटा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. या शॉर्टली हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रिस्टलिनिटी. ये क्रिस्टलिनिटी पे डिपेंड करता. अच्छा, आप देख ले, अक्सर हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में बी रेगुलर, मे बी विद रेगुलर चेंज. बाज़ औकात कहीं पे ग्रुप में या पीरियड में बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज होता, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एतबार की चीज नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलरिटी irregularity in the melting point of a period or of a group, इसकी हर वक्त तवक्को नहीं रखनी चाहिए.
एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी पेकिंग स्टाइल में फर्क आ गया, मेल्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ हो। यानी हम कह सकते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरिटी इन पीरियड और ग्रुप्स इज नॉट एक्सपेक्टेड। इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। यानी रेगुलरिटी मेल्टिंग पॉइंट के केस में एक्सपेक्टेड नहीं है। अलबत्ता बॉइलिंग पॉइंट में हो सकती हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में नहीं हो सकती। बॉइलिंग पॉइंट का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करता। तो चलो हम चलते हैं और देखते हैं द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप थर्ड पीरियड। अच्छा, अब देख ले जरा, वैल्यू बता दे सोडियम का, बॉइलिंग पॉइंट का बता दे। दैट इज 883। मैग्नीशियम 1107। दैट इज 270। सिलिकॉन दैट इज 2350। फास्फोरस 260। सल्फर नहीं, गलत बता दिया। 445। क्लोरीन -35। दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप थर्ड पीरियड। समझिए। अब देख ले, यहां पे हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी देख ले, यहां पे सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये रेगुलर इंक्रीज कल पढ़ा था हमने, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा था। और मेटालिक कैरेक्टर में हमने पढ़ा था कि चूंकि जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ चलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यानी फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ये इंक्रीज हो रहा है। therefore the metallic bond strength increases। metallic bond strength increases के लिए मैं ये साइन लगाऊंगा। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और अभी हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रही है अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही। अच्छा, अब देख ले, लेट्स कमिंग टुवर्ड द सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर मेटालिक बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट? कल बताया था, परसों बताया था मैंने कि सिलिकॉन हैव अ नेटवर्क या जेंट स्ट्रक्चर। इसके अंदर जेंट स्ट्रक्चर है एंड हैविंग द कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड और कंटिन्यूस कोवेलेंट बॉन्ड, अनब्रेकेबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट में सिलिकॉन के अंदर हमें कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेकअप करना पड़ेगा। किस चीज को ब्रेकअप करना पड़ेगा? कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेकअप करना पड़ेगा। इन बॉइलिंग पॉइंट द कोवेलेंट बॉन्ड इन सिलिकॉन सॉलिड is break up
चूंकि हमें इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है और स्ट्रांग बॉन्ड मींस कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी इसकी, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इतनी ज्यादा है। कमिंग टुवर्ड द फास्फोरस सल्फर क्लोरीन इसका कम हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देख ले फास्फोरस का क्यों कम हो रहा है? फास्फोरस अकर इन P4 स्टेट, हालांकि P4 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन अब हमें इस फास्फोरस के अंदर ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप नहीं करना है बॉइलिंग पॉइंट। परसों बताया था कि फास्फोरस आपस में मिलके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लाइक दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दूसरा फास्फोरस मॉलिक्यूल वो भी आपस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर सारा कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यह भी बताया था कि फास्फोरस का अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है बाय मींस ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। यहां पे वंडरवाल फोर्सेस है। अब जब हमें फास्फोरस को बॉयल करना है, वो हैव टू ब्रेक अप दीज वंडरवाल फोर्स। कौन से बॉन्ड ब्रेकअप करना पड़ेगा? इन बॉइलिंग पॉइंट ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप करना पड़ेगा। एंड यू नो के वंडरवाल फोर्सेस जो हैं वो क्या है? वीक फोर्सेस। एंड द सेम केस इज इन सल्फर। सल्फर पाया जाता है S8 की शक्ल में, मॉलिक्यूलर स्टेट में पाया जाता है। यह बात मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी आप लोग, और यह भी बताया था कि एक S8 दूसरे S8 के साथ अटैच होता है बाय मींस ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। अब बॉइलिंग पॉइंट में भी हमें इस वंडरवाल फोर्सेस को ब्रेकअप करना पड़ेगा, विच इज अ वीक फोर्स, और वीक फोर्स के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन है यहां, क्वेश्चन यह है कि सल्फर का 445 है, यानी सल्फर का ज्यादा है फास्फोरस से वाइज। जाहिर सी बात है कि सल्फर के अंदर वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, लेकिन क्यों स्ट्रांग है? वेरी गुड। अच्छा अब देख ले, एज S8 मॉलिक्यूल हैव लार्ज साइज, इसका साइज ज्यादा है देन P4 मॉलिक्यूल्स। P4 मॉलिक्यूल से S8 का साइज ज्यादा है। और आप लोग ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि व्हेन द साइज इज गोइंग टू इंक्रीजेस, वंडरवाल फोर्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। नो व्हेन, ये पढ़ा था आपने कि व्हेन साइज इंक्रीजेस, जब साइज इंक्रीज होता है वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो इसके साथ वंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो जाहिर सी बात है कि S8 का साइज P4 से ज्यादा है, तो S8 की बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। कैसे? फास्फोरस से। अच्छा, इसके बाद द लास्ट वन इज क्लोरीन। क्लोरीन में इतना ज्यादा क्यों कम है? बिकॉज क्लोरीन इज अ गैस है। क्लोरीन पाया जाता है Cl2 की शक्ल में, और अब अगर हम इसको लिक्विफाई करते हैं तो एक Cl2 अटैच होगा विद अदर Cl2 बाय मींस ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, दोबारा वंडरवाल फोर्सेस। और बॉइलिंग पॉइंट में क्लोरीन के अंदर भी हमें यही वंडरवाल फोर्सेस को क्या करना है? ब्रेकअप कर। समझिए, इंतहाई कम यानी कम स्ट्रेंथ वाला वंडरवाल फोर्सेस हैं, वही लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, लेकिन इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। समझिए, तो दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो देख ले, वो एतबार की चीज नहीं है, वो कभी हम आगे जाके उस पर दोबारा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ ली। मेल्टिंग पॉइंट भी इसके साथ इंक्रीज हो रही है।
समझिए आगे कौन सा प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके बाद है द रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड, लेकिन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शंस ऑफ थर्ड पीरियड, दैट इज विद वाटर, विद वाटर। लेकिन वाटर से पहले हमें यहां पे यह बताना होगा कि इसमें रिएक्टिविटी किस एलिमेंट की ज्यादा है और क्यों ज्यादा, समझिए। तो रूल्स नोट कर दे पहले रिएक्टिविटी के। यहां पे हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड। कौन से एलिमेंट्स है देख ले। एक है हमारे पास सोडियम, सेकंड है मैग्नीशियम और थर्ड है एल्यूमिनियम। दीज आर द मेटल्स, ये तीनों मेटल्स हैं। थर्ड पीरियड में सारे एलिमेंट का नेचर एक जैसा नहीं है, इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट सब कुछ तो मेटल्स हैं। और इसके बाद यहां पे देख ले फास्फोरस हैं, सल्फर हैं, क्लोरीन है और आर्गन है। दीज आर क्लियर कट नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं। और दरमियान में जो सिलिकॉन है दैट इज द मेटेलाइट, ये मेटेलाइट है। अब पहले हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे बात करेंगे कि मेटल्स की रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती, यानी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। कल पढ़ा था हमने आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी, समझिए। लेकिन किस तरह डिपेंड करती हैं, इनवर्सली रिलेशनशिप, इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो मेटल्स रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कल पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कम है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम की कम है एल्यूमिनियम से। तो देख ले आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कम है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की कम है एल्यूमिनियम से। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा, एल्यूमिनियम से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन में हमें इस ऑर्डर को याद रखना होगा। अच्छा, अब देख ले कमिंग टूवर्ड द नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस चीज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यानी नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जस्ट अ मिनट। अच्छा चलो, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी जस्ट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन डायरेक्टली रिलेशनशिप है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। लेकिन एक और बात है कि हमें नेचर ऑफ रिएक्शन देखना होगा, नेचर ऑफ रिएक्शन हमें देखना होगा। दिस इज अ जर्नल डिस्क्रिप्शन, ये जर्नल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन नेचर ऑफ रिएक्शन भी हमें देखना होगा कि कौन सा नेचर ऑफ रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक है या कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये नेचर, ये जनरली दिस रोल इज अप्लाइड इन ऑर्गेनिक साइड एंड दिस रोल इज अप्लाइड इन इनऑर्गेनिक साइड। क्योंकि मेटल्स
मुख्तलिफ है, नेचर मुख्तलिफ है, इसकी रिएक्टिविटी का नेचर भी मुख्तलिफ होगा। तो लेट्स सी जनरली कमिंग टुवर्ड द रिएक्शन ऑफ वाटर विद दिस थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो सबसे पहले रिएक्शन जो है दैट इज सोडियम के साथ रिएक्शन है। सोडियम के बारे में हमने कह दिया कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इवन के कल बताया था कि सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उसको हम केरोसिन ऑयल में रख देते। अच्छा, तो सोडियम का रिएक्शन विद वाटर इज मोर रैपिड, बहुत ज्यादा रैपिड है, विथ स्मॉल एक्सप्लोजन, छोटे छोटे धमाके भी होते हैं। ये धमाके क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम। जब हम सोडियम को वाटर में डाल देते हैं, सोडियम, एक बात तो यह है कि सोडियम इनरली नहीं जा सकता इन अ वाटर मेटर, ऊपर सरफेस पे फ्लोटिंग करता है। सोडियम ऊपर वाटर के सरफेस पे फ्लोटिंग करेगा और इसके साथ स्मॉल एक्सप्लोजन होगा। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन सोडियम प्लस H2O ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एलॉन्ग विद H2O, हाइड्रोजन गैस, विद हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना है, दैट इज हाफ H2। तो यहां से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। चूंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है इसलिए यह सोडियम अंदर नहीं जा सकता, हाइड्रोजन गैस उसको बाहर ले आता है जब रिएक्शन शुरू होता है। समझिए, रैपिड रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। इसके बाद कमिंग टुवर्ड द मैग्नीशियम, सेकंड मैग्नीशियम। अब देख ले, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से कम हो गई, इसका वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, एज मैग्नीशियम इज लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, एक बात मैं भूल गया कि सोडियम ये रिएक्शन करता है लेकिन दिट इज विद द कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ। अगर हॉट वाटर या स्टीम ऑफ वाटर है तो ये रिएक्शन मजीद डेंजरस हो जाएगा। समझिए, अब देख ले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद वाटर, कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं बट स्लोली, इतने ज्यादा रैपिड नहीं है जितना कि सोडियम का होगा, बट स्लोली, ये स्लोली करेगा। और फिर क्या बना लेगा मैग्नीशियम? मैग्नीशियम वाटर के साथ वही प्रोडक्ट बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एलॉन्ग विद H2 गैस, यही बनाएगा। अब देख ले, अगर रिएक्शन को थोड़ा सा तेज करना है तो यूज द स्टीम ऑफ वाटर या हॉट वाटर। समझिए, अच्छा, कहते हैं कि स्टीम ऑफ वाटर या विद स्टीम ऑफ वाटर, स्टीम ऑफ वाटर मींस के अब वाटर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, ईट फॉर्म ये बना देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, एक और प्रोडक्ट बनाएगा, दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा एलॉन्ग विद H2। यहां वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां पे अब नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, इस टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर की स्टीम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोजन है वो भी गैस की सूरत में निकल जाता है, गैस की सूरत में निकल जाता है। यही टेम्परेचर सोडियम में ज्यादा कर दे, लेकिन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा।
समझिए। तो यहां पे भी सोडियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी गैस की शक्ल में उड़ जाएगा, समझिए। तो यहां पे वो हाइड्रोजन स्टीम यानी टेम्परेचर की वजह से इन फॉर्म ऑफ H2 ये निकल जाता। अच्छा अब देख ले, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। नॉर्मली ये वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन करता है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ। नॉर्मली ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करके वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज व्हाइट इन कलर, दैट इज व्हाइट इन कलर। और जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी में डाल देते हैं तो चूंकि ये पानी में हल हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं, यानी दैट इज इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की हालत में बन जाते हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन का कलर विल बी जस्ट लाइक अ कलर ऑफ मिल्क, ये मिल्क की तरह सफेद होगा, बिल्कुल मिल्क की तरह दिखाई देगा, समझिए। या बाज़ औक़ात आपने वो सिरप में वो व्हाइट कलर का सस्पेंशन देखा है, जस्ट लाइक मिल्क, मिल्क की तरह है। तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज कॉल्ड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलो अच्छा, एक और बात यहां पे हमारे पास, दैट इज जनरली, लेकिन यहां पे एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम का ग्रेटर है एल्यूमिनियम से, समझिए। देयर इज, वो एक्सप्लेन किया था कल के चैप्टर में। अच्छा अब रिएक्टिविटी क्या होगा, सोडियम का रिएक्टिविटी ज्यादा है मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्यूमिनियम से, रिएक्टिविटी ऐसी होगी, समझिए। रिएक्टिविटी सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी ना दूसरा फैक्टर ना बदक्ष साइज फैक्टर हाँ चलो आप प्रेस दिया दुलता सिंपली मीजो द रिएक्शंस कम अज कम दे मैग्नीशियम उदे एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी डेरा नश दे दूसरा लज मामूली दे मैग्नीशियम पे जीता। अच्छा एल्यूमिनियम इज लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, अलबत्ता स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी स्टीम ऑफ वाटर और रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, ये बनाएगा एल्यूमिनियम विद वाटर, लेकिन वाटर विल बी इन फॉर्म ऑफ स्टीम दैट प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या बाज औकात इसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं। दैट इज अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड, बहुत सख्त सॉलिड होता है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए एल्यूमिना, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा इसके बाद बारी आती है एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का, सिलिकॉन का भी यही हाल होगा, सिलिकॉन आल्सो अ लीस्ट रिएक्टिव, सिलिकॉन भी लीस्ट रिएक्टिव है, डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अलबत्ता विथ स्टीम ऑफ वाटर इट रिएक्ट, नो स्टीम के साथ ये भी रिएक्शन कर देता है, एंड दैट फॉर्म दैट इज H2 दैट इज सिलिका डाइऑक्साइड प्लस H2 दैट इज अ वाइट सॉलिड, ये वाइट सॉलिड या पाउडर की सूरत में होता है, सिलिका डाइऑक्साइड जेंट या नेटवर्किंग सॉलिड है, समझिए। अच्छा अब देख ले एल्यूमिनियम
ऑक्साइड बन गया, यहां पे सिलिका ऑक्साइड बन गया, लेकिन इसके पास अब हाइड्रोजन नहीं आ रहा। हाइड्रोजन सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आ रहा था, लेकिन कोल्ड स्टेट में आ रहा। अब चूंकि टेम्परेचर यहां पे भी ज्यादा है और यहां पे भी ज्यादा, तो यहां पे नहीं हो रहा, समझे। अच्छा, इसके बाद सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस एंड सल्फर, चूंकि फास्फोरस मिलता है P4 की स्टेट में और सल्फर मिलता है S8 की स्टेट, और दोनों के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। लेकिन वाटर क्या है? वाटर तो इनऑर्गेनिक है, ये कंप्लीटली क्या हो गए? ऑर्गेनिक हो गए। ये दोनों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, दोनों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट नेचर। तो ये दोनों डजंट रिएक्ट विद वाटर, डजंट रिएक्ट विद वाटर H2O के साथ, इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं टुवर्ड्स द क्लोरीन। क्लोरीन मिलता है Cl2 की शक्ल, लेकिन क्लोरीन में दो बातें हैं, एक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पीरियड में, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी स्मॉल। तो ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, लेकिन दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, द वन इज कॉल्ड HCl and the second is called HOCl, that is called hydrochloric acid, and that is called hypochlorous acid. This is the hypochlorous acid. लेकिन hypochlorous acid is unstable, ये अनस्टेबल है, and that is soon converted into HCl plus release the atomic oxygen, release the atomic oxygen। हर वो चीज जो रिएक्शन के दौरान एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, यानी एटॉमिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझिए, यानी हर वो चीज जो किसी रिएक्शन के दौरान किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिलीज कर सकता हो, दैट विल बी यूज फॉर टू पर्पसेस, दो चीजों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर वन, दिस विल बी यूज एज एंटीसेप्टिक, एंड सेकेंडली दिस विल बी यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, as a bleaching agent. Antiseptic means that can kill the germs, that can kills the germs. germs का जो स्किन होता है वो इस तरह सख्त स्किन नहीं होता, that skin is a form of सेमी स्किन जिसको कहते हैं, फ्लूइड की तरह नरम होती हैं germs की स्किन, और उस पे जब ये एटॉमिक ऑक्सीजन ऊपर बैठ जाता है, they can penetrate into the body liquids of the germ, अंदर जा सकता है जरासीम के बॉडी में, और जब ऑक्सीजन जरासीम के बॉडी के अंदर जाएगा, that will oxidize the inner fluid in the germ's body, अंदर ऑक्सीडेशन करेगा जरासीम के, और ऑक्सीडेशन जर्म की हो जाएगी, that will be killed, वो मर जाएगा। और दूसरा ब्लीचिंग, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रंग काट, रंग काट वो चीज जो कि किसी रंग को काट सकता, और रंग यानी कलर या आता है बिकॉज ऑफ द डाइस की वजह से आता है, और डाइस के अंदर एक पोर्शन है जिसको हम क्रोमोफोर कहते हैं, क्रोमोजन के अंदर होता।
और उस क्रोमोफोर के अंदर कोई पाई बॉन्ड या कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं। ये ऑक्सीजन जाके उस क्रोमोफोर को ब्रेकअप कर देते हैं, और जब किसी डाई का क्रोमोफोर ब्रेकअप हो जाए उस डाई का कलर भी क्या हो जाता है, या तो बदल जाता है या उसका कलर खत्म हो जाता है। तो अब इस चीज को या इस रिएक्शन को हम दो तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट कैन प्रोड्यूस द एटॉमिक ऑक्सीजन, प्रोड्यूस द एटॉमिक ऑक्सीजन। तो दीज वर द रिएक्शन विद वाटर। इसके बाद है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी थर्ड पीरियड। इसके बाद है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। द फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर 1 इज द सोडियम। सोडियम के बारे में अभी पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव है, रिएक्शन उसके साथ होता है ऑक्सीजन के साथ। तो जनरली जब सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, दे फॉर्म O2 that form Na2O, that is called, अगर इसको बैलेंस करना है तो ये हो जाएगा 4 and that will be 2, या इसको 2 कर दे, इसको क्या कर दे, हाफ कर दे। इसको हम कहते हैं that is called normal oxide, normal oxide of sodium। तो सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। और नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन देख ले, 2 सोडियम है, 1 + 1, ये +2 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ये -2 है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। लेकिन एक और फिनोमिना है, आप लोगों ने सुना होगा, 3 किस्म के ऑक्साइड्स बनते हैं। 1 इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड, द सेकंड कॉल्ड परऑक्साइड, और थर्ड इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, यहां भी -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है। क्या होती है, -½ होती। तो जब फॉर एग्जांपल अगर सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड के साथ मजीद ऑक्सीजन आ जाए, क्या आ जाए, मजीद ऑक्सीजन आ जाए, यानी हाफ, दैट विल फॉर्म NaO, दैट इज कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड। अब देख ले, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की क्या है, -1 है, समझिए। अब ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्यों बनते हैं, क्वेश्चन तो ये है ना, समझिए। हर एक एलिमेंट का नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है, नॉर्मल ऑक्साइड इज द मेन ऑक्साइड, ये मेन ऑक्साइड, यानी जो परमानेंट बॉन्ड के जरिए अटैचमेंट होता है। नॉर्मल ऑक्साइड में परमानेंट बॉन्ड होता है, परमानेंट बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सोडियम के दरमियान परमानेंट बॉन्ड होता है, और ये मेन ऑक्साइड यही होगा, द मेन ऑक्साइड्स, यही मेन ऑक्साइड्स। अब पर ऑक्साइड तब बनते हैं जब नॉर्मल ऑक्साइड में कुछ एडिशनल ऑक्सीजन आ जाते हैं, और ये दोनों जो हैं, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड,
नॉट परमानेंट बॉन्ड में मजीद ऑक्सीजन अटैच होते हैं। परमानेंट बॉन्ड, टेम्परेरी बॉन्डिंग होती। देख ले, जब सोडियम ऑक्साइड का क्रिस्टल बनता है, यानी जब उसका सॉलिड बनता है, तो उस सॉलिड के अंदर कुछ खाली जगह पैदा हो जाती, और उन खाली जगहों को कहते हैं कैविटीज या वाइड्स कहते हैं। कैविटीज या वाइड कहते हैं। द एम्प्टी स्पेसेस, द एम्प्टी स्पेसेस इन द क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड is called the cavities or voids, जिसको हम कहते हैं कैविटीज या वाइड कहते हैं, खाली जगह होती। अब मजीद पहले नॉर्मल ऑक्साइड बन जाता है, यानी नॉर्मल ऑक्साइड के क्रिस्टल में कैविटीज होते। तो नॉर्मल ऑक्साइड बनने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाके इस कैविटी में ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वहां पे ये ऑक्साइड ट्रैप हो गए, तो इस सोडियम ऑक्साइड के क्रिस्टल में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई, यानी ऑक्सीजन की रेशियो बढ़ गई। यहां पे 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन का रेशियो था नॉर्मल में, यहां पे 1 और 1 का हो गया। इट मींस के यहां पे ऑक्सीजन की क्या हो गई? रेशियो बढ़ गई, ज्यादा हो गई। समझिए। अच्छा, आपके बुक में लिखा है कि सोडियम सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है, लेकिन सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। सुपर ऑक्साइड का क्या मतलब होगा कि अगर मजीद ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए, समझिए, यानी 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन हो जाए, सॉरी 2 ऑक्सीजन 1 सोडियम हो जाए, यानी ऑक्सीजन की तादाद यानी नंबर इतने ज्यादा हो जाते हैं रेशियो में। समझिए, आपके बुक में लिखा है कि सोडियम सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है, और छोटे साइज के पार्टिकल्स में पीकिंग जो आती हैं, दैट हैव नॉट सो मच लार्ज कैविटीज टू accommodate the extra oxygen to form the super oxide। पर ऑक्साइड तक हो सकता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन विद मैग्नीशियम ऑफ ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के साथ नॉर्मल रिएक्शन है, एंड दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम न तो परऑक्साइड बना सकते हैं और न सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैविटीज नहीं होते, कम होते हैं या होते नहीं। इसके बाद एल्यूमिनियम का देख ले। एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन ये बनाएगा, वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड नॉर्मली बनाएगा। सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन वही नॉर्मली बना देता है सिलिका डाइऑक्साइड, यही बना देते हैं। समझिए। इसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस कैन आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब क्यों रिएक्शन कर सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन का भी कोवेलेंट नेचर हो सकता है, और फास्फोरस P4 में भी कोवेलेंट नेचर। लेकिन फास्फोरस के साथ 2 तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। नंबर 1, फास्फोरस के साथ देख ले, P4 when combined with oxygen that form P4O6। P4O6। सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड P4O2 के साथ that form P5O10। P5O10। लेकिन ये दोनों कंपाउंड जो हैं फास्फोरस के, दे आर डाइमर्स। दे आर डाइमर्स, ये सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है। डाइमर किस तरह है? अब देख ले, P4 एंड दैट इज O6, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ P2 प्लस P2O3। एक्चुअली ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके P4O6 बना लेते।
सिमिलरली स्ट्रक्चर वाइज ये P5O10 दैट इज द डाइमर ऑफ, सॉरी ये P4 है ना, ये P4 है, P4 दोबारा P2O5 प्लस P2O5, ये अगेन द डाइमर ऑफ दीज टू, इन दोनों का डाइमर है, इन दोनों का डाइमर है। डाइमर, डाई मीन्स दो, मर मीन्स मॉलिक्यूल। जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक जगह पे रहते हो दैट इज कॉल्ड डाइमर। तो एक्चुअली ये P4O6 फास्फोरस, दोनों फास्फोरस ऑक्साइड है, और P4O10 दैट इज नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल, दैट इज एक्चुअली द डाइमर्स, ये डाइमर्स हैं। P2O3 P2O3 का डाइमर, दोनों आपस में जब मिल जाते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनते हैं कि ये डाइमर की स्टेट में सेटिस्फाई होंगे, डाइमर की स्टेट में सेटिस्फाई होंगे। इसके बाद द लास्ट वन इज द क्लोरीन, सॉरी फास्फोरस के बाद क्या है, सल्फर है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ दैट इज फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, और दैट आल्सो फॉर्म द सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है। क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ प्लस O2 ये बना देता है Cl2O, या इसके साथ एक और तरह का कंपाउंड भी बना सकता है दैट इज Cl2O7। सॉरी क्या है, जरा चेक कर दे। सही। तो ये दो तरह के कंपाउंड बनाएंगे। चलो आगे जाके इन दोनों पे हम फिर बात करेंगे कि यहां पे क्लोरीन ने इतने ज्यादा बॉन्ड्स क्यों बना लिए, यानी दो तरह के कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ क्यों बना लिए, ये आगे जाके फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहां तक काफी है। ओके एंड सी।